जय वीर बालाजी दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर जिसका नाम है भूतहा मकान। इस कहानी के लेखक हैं राज भारती जी। आइए सुनते हैं इनकी कहानी को। डॉक्टर माइक एक ईमानदार डॉक्टर हैं और मरीजों की सेवा को ही धर्म समझता है। उसे जब बरसात की रात में एक दुर्घटना घट जाने की सूचना फ़ोन पर मिलती है, तो वह फ़ौरन अपनी मोटरसाइकिल द्वारा बताए गए पते पर पहुंचता है और फिर शुरू होता है सनसनीखेज घटनाओं का नया सिलसिला, जिसका अंत एक रहस्योद्घाटन के साथ होता है, एक खौफनाक छुपी हुई सच्चाई के साथ। नए घर में आते ही, बल्कि आने से भी पहले, डॉक्टर माइक को उसके दोस्त रॉस ने समझाते हुए कहा था, वो इमारत हॉर्नफील्ड प्रेतग्रस्त है डॉक्टर माइक। पिछले कई वर्षों से वो अपनी बदनामी की वजह से खाली पड़ी है। पहले भी उसमें एक डॉक्टर ही रहता था जिसका नाम वुडफील्ड था। फिर एक दिन वो रहस्यमय ढंग से लापता हो गया था। डॉक्टर की गुमशुदगी के बाद से वो इमारत प्रेतग्रस्त मशहूर हो गई है। मगर डॉक्टर माइक ने किसी की बात नहीं सुनी थी और साफ साफ कह दिया था, मैं भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए मुझे यह इमारत ले लेने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। वो कुछ ऐसे ही फितरत का था। दूसरों के मशवरों के खिलाफ काम करना उसकी आदत में था। न उसे रॉश इमारत लेने से मना करता, न वो इमारत लेता। 10 दिन के अंदर अंदर उसने अपना सारा सामान लाकर उधर रख दिया था। फिर उसने अपने ही नाम की तख्ती भी इमारत के गेट पर लगा दी। अभी डॉक्टर माइक को वहां आए 2 दिन ही हुए थे। रात के 9 बजे का वक्त था। डॉक्टर माइक अपने स्टडी रूम में आतशदान के सामने कुर्सी डाले कोई किताब पढ़ रहा था। सामने ही उसका इकलौता साथी, आयरिश नस्ल का कुत्ता, पांव फैलाए आंखें बंद किए पड़ा था। बाहर तेज हवा चल रही थी। बारिश से खिड़कियां बज रही थीं। अचानक लेटा हुआ कुत्ता हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके मुंह से हल्की सी गुर्राहट निकली। फिर वो डॉक्टर के बिल्कुल करीब जा बैठा। उसी वक्त कमरे में रखे फोन की घंटी बजने लगी। डॉक्टर ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं मिसेज मार्था ह्यूज बोल रही हूँ। दूसरी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आप डॉक्टर माइक हैं ना? जी हाँ, मेरे लायक कोई सेवा? डॉक्टर, फौरन आ जाओ, बड़ा अजीब मामला है। ठीक है, आप अपना पता दे दीजिए, डॉक्टर ने कारोबारी लहजे में पूछा। ओह, तुम्हें नहीं मालूम? खैर, मैं ब्लू स्टोन से बोल रही हूँ। यह इमारत क्रॉस विलेज जाने वाले रास्ते पर है। तो फिर उसके बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आनी बंद हो गई थी। थोड़ी देर डॉक्टर माइक ने रिसीवर कान से लगाए रखा, फिर मायूस होकर क्रेडल पर रख दिया। कुछ देर तक डॉक्टर सोचता रहा कि क्या करे। फिर सोच विचार के बाद उसने फैसला कर लिया कि उसे ब्लू स्टोन जाना चाहिए। क्रॉस विले डॉक्टर माइक के मकान से 2.5-3 मील दूर था। जिस मकान ब्लू स्टोन का मिसेज मार्था ने जिक्र किया था, डॉक्टर माइक उसे देख चुका था। ब्लू स्टोन पहुंचने में डॉक्टर माइक को कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने डायरेक्टरी में उसका पता विस्तार से जानने की कोशिश की, तो उसे बहुत हैरत हुई, क्योंकि डायरेक्टरी में उस इमारत की कोई एंट्री नहीं थी। डॉक्टर ने सोचा, हो सकता है मिसेज मार्था ने अपने किसी पड़ोसी के घर से फ़ोन किया हो। फिर उसने अपना सामान बैग में रखा और बरसाती पहनकर अपनी मोटरसाइकिल पर उधर चल पड़ा था। सड़क पर बहुत पानी भरा हुआ था और ट्रैफिक बहुत कम था। बताए हुए मोड़ पर उसने रफ्तार कम कर दी थी और साइड की इमारतों को देखने लगा था। बारिश रुक गई थी और बादलों में झरोखे बन जाने की वजह से चांद भी झांकने लगा था। चांदनी में उसे पेड़ों के झुंड में
वो इमारत नजर आ गई। उसने मोटरसाइकिल उधर बढ़ा दी और इमारत के खुले हुए गेट में घुसता चला गया था। उसने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी कर दी और इधर उधर देखने लगा। इमारत में सन्नाटा फैला हुआ था। किसी भी कमरे में कोई रोशनी नहीं हो रही थी। हालांकि डॉक्टर माइक ताक झांक का आदी नहीं था, मगर उसने न जाने किस भावना के तहत दबे पांव जाकर उस कमरे की खिड़की से आंख लगा दी, जिसमें से आती रोशनी से उसने इमारत को देखा था। यह रोशन कमरा निचली मंजिल पर था। डॉक्टर माइक ने खिड़की से जो कुछ देखा वो उसका खून जमा देने के लिए काफ़ी था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा सोफा पड़ा हुआ था, जिस पर एक शख्स इवनिंग ड्रेस पहने लेटा हुआ था। कोनों में बड़ी बड़ी अलमारियां थीं, जिनमें किताबें भरी हुई थी। एक तरफ लिखने की मेज रखी हुई थी। कांच पर लेटा हुआ आदमी दूर से लग रहा था जैसे वो सो रहा हो। उस लेटे हुए आदमी के जिस्म पर एक औरत झुकी हुई थी। वो शायद उस शख्स के बालों में कुछ देख रही थी। शायद उसने अपना हाथ उस मर्द के सिर पर रखा था। फिर वो औरत उस शख्स के सिर से हाथ हटाकर सीधी खड़ी हो गई। औरत की पीठ खिड़की की तरफ थी। इस वजह से डॉक्टर अभी तक उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था। जिस्म से वो औरत भरपूर जवान लग रही थी। दोनों में क्या रिश्ता हो सकता है? क्या यही मिसेज मार्था ह्यूज हैं? डॉक्टर ने सोचा। फिर सोचते हुए वो आगे बढ़ गया और उसने दरवाजे पर दस्तक दे दी। कुछ देर बाद डॉक्टर को किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। दरवाज़ा एक झटके से खुला और डॉक्टर माइक ने उस औरत को देखा। उसका कद लंबा था, बाल ब्राउन थे और वो निस्संदेह बहुत ज़्यादा हसीन औरत थी। बस उसके होंठ बहुत पतले थे, जिनसे उसके क्रूर और सख्त स्वभाव होने का पता चलता था। जिस्म सुडौल था, मगर नाखून लंबे लंबे थे, जिन पर गहरी सुर्ख नेल पॉलिश लगी हुई थी, जो खून से सने हुए लग रहे थे। माइक की नज़रें बिना वजह उन नाखूनों पर नहीं ठहरी थी। नाखून अक्सर इंसान का चरित्र बता देते हैं। ये नाखून स्वस्थ थे। उनमें एक बात प्रत्यक्ष और स्पष्ट थी, वो आगे से लंबे नहीं थे, बल्कि मुड़े हुए थे, किसी शिकारी बाज के पंजे की तरह। ओह डॉक्टर, अंदर आ जाओ, औरत ने बड़बड़ाते लहजे में कहा। मैं बहुत परेशान हूँ। अभी घंटा भर पहले मैं क्लब से वापस आई थी। तब मैंने अपने पति को इसी हालत में पड़े पाया था। मेरा ख्याल है कि इन्हें कोई दौरा पड़ा है। अभी तक ये ऐसे ही पड़े हैं। जिंदगी के कोई लक्षण हैं? डॉक्टर माइक ने पूछा। नहीं, औरत ने सिसकी ली। मैंने जब तुम्हें फ़ोन किया था उसी वक्त वो मर चुके थे। उसने फिर सिसकी ली। कितनी सख्त परेशानी की बात है। सारे नौकर भी बाहर गए हुए हैं। मैं अकेली हूँ। वैसे तुम इन्हें देख लो। हॉल से गुजरते हुए वो डॉक्टर माइक को उस कमरे में ले गई थी, जहाँ वो शख्स पड़ा हुआ था सोफे पर। यही हैं वो, उसने डॉक्टर का कंधा छूकर कहा। इन्हें मिर्गी वगैरह तो नहीं आती थी? डॉक्टर ने कहा। फिर वह सोफे पर पड़े आदमी पर झुक गया। वो आदमी मरा पड़ा था और चेहरे पर सूजन के साथ हल्का सा नील का निशान था। उसका मुंह खुला हुआ था। उस पर कोई दौरा ही पड़ा लगता था। डॉक्टर ने पूछा, इनकी उम्र क्या होगी? 50 के लगभग, औरत ने बताया। इस उम्र में इसी तरह इनके डैडी की भी मौत हुई थी। क्या यह कोई खानदानी मर्ज है? उसने पूछा। ऐसा हो सकता है, डॉक्टर ने कहा। क्या आपके पति खाने पीने में परहेज करते थे? बहुत कम, औरत ने बताया। मगर अब इनके खिलाफ कुछ भी कहना नहीं चाहिए। बस यह बहुत अच्छे थे। उसने सिसकी ली और रुमाल को आंखों से लगा लिया। डॉक्टर ने महसूस किया कि रुमाल से परफ्यूम की तेज खुशबू आ रही थी। पल भर रुककर वो बोला, पोस्टमार्टम की ज़रूरत तो होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो, मार्था ने कहा, और इनके कफन दफन का बंदोबस्त करवा दो।
मैं ज़्यादा हंगामा नहीं चाहती। डॉक्टर ने मार्था को गौर से देखा। ऐसा लगता था जैसे वो रो रही हो, मगर डॉक्टर ने अभी तक उसकी आंखों से एक भी आंसू निकलते नहीं देखा था। उसे महसूस हुआ कि औरत शायद एक्टिंग कर रही है। उसे शायद अपने पति के मौत का कोई गम नहीं है। डॉक्टर दोबारा लाश पर झुक गया। तुम डेथ सर्टिफिकेट तो दे दोगे ना? मार्था ने पूछा। वो डॉक्टर के पास ही खड़ी थी। डॉक्टर उसके सवाल का जवाब देने ही वाला था कि उसकी निगाह सामने पड़े हुए आईने की तरफ उठ गई। उसने फौरन मुंह बंद कर लिया। उस वक्त मार्था बड़ी चिंतित निगाहों से लाश के सिर की तरफ देख रही थी। खिड़की में से डॉक्टर ने जो कुछ देखा था उसे ध्यान में रखते हुए उसने हाथ बढ़ाकर लाश के बालों को हटाया और उसे वो निशान दिखाई दे गया जो किसी सुई जैसी चीज के वहां चुभने से बन गया था। डॉक्टर ने बड़े गौर से उस निशान को देखा। उसके बाद उसने तिरछी नज़र से फिर से आईने में देखा। वहां मार्था साफ नजर आ रही थी। इस वक्त उसके होंठ फड़क रहे थे, जबकि बाकी पूरा जिस्म निश्चल था। आखिर डॉक्टर सीधा खड़ा हो गया। क्या देख रहे थे? मार्था ने पूछा। सिर्फ इस निशान को जो सिर में मौजूद है, डॉक्टर ने कहा। मैं इसे समझ नहीं सका हूँ। इसे दिन की रोशनी में ध्यान से देखना होगा। यह निशान, यह तो उनके सिर में बहुत पहले से बना हुआ था, मार्था ने कहा। बना होगा, डॉक्टर ने मजबूती से कहा। मैं सुबह को आकर देखूंगा कि यह क्या है। फिर तुम डेथ सर्टिफिकेट तो दे दोगे ना? मार्था ने पूछा। मौत कुदरती साबित हुई तो जरूर। तो क्या कोई शक की बात है? जब तक मैं इसे सुबह देख न लूं, कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर उसने अपना बैग संभाला और चलने की तैयारी करने लगा। तभी पीछे से मार्था ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डॉक्टर ने घूमकर उसे देखा। मार्था अपनी ब्राउन आंखों से प्रार्थना के भाव लिए देख रही थी। डॉक्टर, उसने बिनती स्वर में कहा, आज रात तुम मेरे साथ ठहर जाओ। इतने बड़े मकान में एक लाश के साथ मुझे डर लगेगा। हो सकता है थोड़ी देर में ही मेरा कोई नौकर लौट आए। ठीक है, डॉक्टर ने कहा। मैं 11 बजे तक रुक सकता हूँ। मेरा जाना भी ज़रूरी है। मुझे अपने कुछ मरीजों को भी देखना होता है। बेहतर है, मार्था ने कहा। शायद कोई आ ही जाए। तुम ड्राइंग रूम में चलो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाती हूँ। बारिश में भीगने की वजह से डॉक्टर को भी ड्रिंक की तलब महसूस हो रही थी। मार्था के साथ वो ड्राइंग रूम में पहुंच गया। उसी वक्त कहीं से हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और मकान की खिड़कियां बज उठी। डॉक्टर की उलझन बढ़ती जा रही थी। यहाँ का माहौल अजीब सा जादुई था। ऊंची ऊंची अलमारियाँ, लंबा सा हॉल और हर तरफ नाचती परछाइयाँ। उसने सोचा, मार्था का खौफ बेवजह नहीं है। यह जगह किसी अकेली औरत के लिए ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने अपने आगे चलते हुए मार्था को देखा। उसकी सुडौल टांगें, पतली कमर, तना हुआ भरपूर वक्ष और दिल में हलचल मचाते उसके थिरकते हुए नितंब। डॉक्टर मन ही मन उसकी तारीफ किए बगैर न रह सका। यह है वह कमरा। मार्था ने कॉरिडोर में एक कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। बैठो, मैं आती हूँ। फिर वो डॉक्टर के अंदर जाने का इंतज़ार करने लगी। जब डॉक्टर कमरे में चला गया तो मार्था ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा खटाक से बंद हुआ था। डॉक्टर ने मुड़कर देखा। फिर उसने सुना कि दरवाजे को बाहर से बोल्ट कर दिया गया है। तभी उसे दरवाजे की दूसरी तरफ से मार्था की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर, तुम डेथ सर्टिफिकेट लिख रहे हो या नहीं? तुम्हारे सामने मेज पर कागज कलम मौजूद है। सर्टिफिकेट लिखोगे तो तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। क्या? डॉक्टर गुस्से में चीखा। क्या तुम जबरदस्ती डेथ सर्टिफिकेट लिखवाना चाहती हो? हाँ,
और तुम उस वक्त तक बंद रहोगे जब तक सर्टिफिकेट लिख नहीं दोगे। मार्था की वासियाना आवाज़ डॉक्टर के कानों में पड़ी। मैं कभी नहीं लिखूंगा, डॉक्टर गुस्से में चीखा। मैं यह दरवाज़ा तोड़ दूंगा। कोशिश करके देख लो डॉक्टर। डॉक्टर ने इधर उधर नज़रें दौड़ाकर किसी ऐसी चीज़ को तलाशना चाहा जिससे दरवाज़ा तोड़ा जा सके। यह खाने का कमरा नहीं था। यहाँ बस एक कुर्सी और एक मेज के अलावा कोई सामान नहीं था। यहाँ तक कि खिड़की पर भी लोहे का जंगला लगा हुआ था। जबरदस्ती का सर्टिफिकेट तुम्हारे किसी भी काम ना आ सकेगा, डॉक्टर ने उसे बताया। क्यों? सीधी सी बात है, यहाँ से जाकर मैं पुलिस को बता दूंगा। अच्छा? बाहर मार्था हंस रही थी। नहीं डियर डॉक्टर, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। मेरे मुंह में भी जुबान है। मैं कहूँगी कि तुम मुझे चाहते थे और तुमने मुझे पाने के लिए मेरे पति को मार डाला, और जब तुम मेरी तरफ से मायूस हो गए तो तुम मुझ पर मेरे पति के कत्ल का इल्ज़ाम थोपने लगे हो। इस कहानी के बारे में क्या कहोगे? मुझे सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें रिहा कर दूंगी। मैं तुम्हारी धमकियों में नहीं आने वाला, डॉक्टर बोला। मेरी समझ में आ गया है कि तुमने ही अपने पति का कत्ल किया है। मैं जरा बाहर निकल लूं, फिर तुमसे निपट लूंगा। बाहर मार्था जोर से हंस रही थी। डॉक्टर माइक ने फिर से कमरे में देखा, लेकिन वहाँ कोई भी भारी चीज़ नहीं थी जिसकी मदद से दरवाज़ा तोड़ा जा सके। उसने मायूस होकर दरवाजे पर अपने कंधों से टक्करें मारी, मगर वो दरवाज़ा बहुत मजबूत था, टस से मस ना हुआ। उसके बाद डॉक्टर माइक ने खिड़की की सलाखों को भी हिलाने की बहुत कोशिश की, मगर यहाँ भी उसे नाकामी ही हाथ लगी। आखिरकार वो हाँफता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। बदमाश कमीनी, उसने गालियां देनी शुरू कर दी। सर्टिफिकेट लिख दो डॉक्टर। नहीं, डॉक्टर गुस्से में चिल्लाया। मैं कयामत तक नहीं लिखूंगा। देखो, यह मेरी आखिरी विनती है, सर्टिफिकेट लिख दो। इस बार क्रूर लहजे में कहा गया था। डॉक्टर के जवाब नहीं दिया। कुछ देर खामोशी रही। फिर डॉक्टर ने महसूस किया कि बाहर कुछ भारी मेजें वगैरह लाकर दरवाजे के बाहर रखी जा रही हैं। थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने आग जलने की बू महसूस की। थोड़ी देर तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसे महसूस हुआ कि आग तेज होती जा रही है। मिसेज मार्था, डॉक्टर चीखा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। अब उसे आग लग जाने का एहसास पूरी तरह हो चुका था। बाहर हवा भी चल रही थी। उसने शायद घर में आग लगा दी है, डॉक्टर ने घबराकर सोचा। खौफ से निढाल होकर डॉक्टर ने फिर दरवाजे पर जोर आजमाइश शुरू कर दी, मगर उसके टूटने की कोई संभावना नहीं थी। दूसरी तरफ आग की गंध हर तरफ फैलती जा रही थी। हवा के तेज झोंके उसे और भड़का और फैला रहे थे। आग के बुलंद होते शोलों की जुबानें इधर उधर लपलपा रही थी। कमरे में जब गर्मी बढ़ रही थी, फिर डॉक्टर को महसूस हुआ जैसे वो जलती हुई चिता में खड़ा हो। कई बार उसने जलते हुए दरवाजे से निकलने की कोशिश की, मगर आग के भड़कते हुए शोलों को देखकर वो उनके दरमियान से निकलने की हिम्मत न कर सका। कमरे में अब गर्मा गर्म धुआं भरता जा रहा था, जिससे डॉक्टर माइक के लिए सांस लेना तक मुश्किल होता जा रहा था। डॉक्टर ने चीखना चाहा तो उसे मालूम हुआ कि उसका गला सूखा पड़ा है। हर सांस के साथ उसके फेफड़ों में धुआं और गर्मी घुस रही थी। आग अब कमरे में भी आ रही थी। 1 मिनट, 2 मिनट, हवा के झोंकों से लहराता हुआ एक शोला लपका और डॉक्टर से लिपट गया। डॉक्टर ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और फिर वो दर्द की तेज लहरों को महसूस करते हुए अपने होशो हवास गंवा बैठा।
तो क्या हुआ डॉक्टर माइक के साथ? क्या आग के लपटों ने उन्हें झुलसा दिया था? क्या वो मर चुके थे या फिर मार्था ने उसे बचा लिया था? सुनते हैं कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए जय वीर बालाजी।